जयतु भारतम मध्यकालीन भारत ओल्ड एनसीईआरटी प्रोफेसर सतीश चंद। अध्याय 10। उत्तर भारत में साम्राज्य के लिए संघर्ष भाग के लगभग 1400 ईस्वी से 1525 ईस्वी तक। दिल्ली सल्तनत की बढ़ती हुई कमजोरी, 1398 ईस्वी में दिल्ली पर तैमूर का हमला और हमले से डरकर तुगलक सुल्तान का राजधानी छोड़कर भाग खड़ा होना, इन बातों से उत्साहित होकर कई सूबेदारों और सल्तनत की अधीनता में स्वायत्त शासन का उपयोग करने वाले छोटे छोटे राज्यों ने अपनी आज़ादी की घोषणा कर दी। दक्कनी राज्यों के अलावा पूरब में बंगाल और पश्चिम में सिंध तथा मुल्तान दिल्ली सल्तनत से अपना नाता तोड़ने में सबसे आगे थे। शीघ्र ही गुजरात, मालवा और जौनपुर पूर्वी उत्तर प्रदेश के सूबेदारों ने भी अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। अजमेर के मुसलमान सूबेदार को निकाल बाहर किया गया और उसी के साथ राजपूताना के विभिन्न राज्य भी आज़ाद हो गए। धीरे धीरे विभिन्न क्षेत्रों के राज्यों के बीच एक निश्चित ढंग का शक्ति संतुलन कायम हो गया। पश्चिम में मालवा, गुजरात और मेवाड़ एक दूसरे की शक्ति की अभिवृद्धि पर अंकुश रखने का काम करने लगे। बंगाल के सामने उड़ीसा के गजपति शासकों और जौनपुर की बाधा थी। लगभग 15वीं सदी के मध्य से दिल्ली में लोदियों की शक्ति के उदय के फलस्वरूप गंगा यमुना दोआब के स्वामित्व के लिए उनके और जौनपुर के शासकों के बीच संघर्ष छिड़ गया। 15वीं सदी के अंत में लोदी सुल्तान द्वारा जौनपुर के अपनी सल्तनत में मिला लिए जाने के बाद परिस्थिति बदलने लगी। इसी विजय के बाद लोदियों ने पूर्वी राजस्थान और मालवा की ओर अपनी सत्ता का विस्तार करना आरंभ कर दिया। इन्हीं दिनों आंतरिक कारणों से मालवा बिखरने लगा और उस पर कब्जा करने के लिए गुजरात, मेवाड़ और लोदियों की प्रतिद्वंदिता में तीव्रता आई। लग रहा था कि इस जोर आजमाइश में जीतने वाला पूरे उत्तर भारत पर राज करेगा। इस प्रकार मालवा के नियंत्रण के लिए चलने वाला संघर्ष उत्तर भारत के स्वामित्व के लिए चल रही जोर आजमाइश का अखाड़ा बन गया। शायद इसी तीव्र प्रतिद्वंदिता के कारण राणा सांगा ने बाबर को हमला करने के लिए आमंत्रित किया था। उसे आशा था कि लोदियों की सत्ता के खात्मे से मेवाड़ उस क्षेत्र की सबसे प्रबल शक्ति बन जाएगा। पूर्वी भारत, बंगाल, असम और उड़ीसा, जैसा कि हम देख चुके हैं कि अपनी दूरी और जलवायु के कारण बंगाल दिल्ली के नियंत्रण से बहुत मुक्त ही रहा था। इसकी एक और भी वजह थी। बंगाल का संचार मुख्य रूप से जलमार्गों पर निर्भर था और तुर्क शासक ऐसे मार्गों से अपरिचित थे। जब मोहम्मद तुगलक सल्तनत के विभिन्न भागों में भड़क रहे विद्रोहों को दबाने में व्यस्त था, उसी समय 1338 ईस्वी में बंगाल सिर्फ दिल्ली से स्वतंत्र हो गया था। 4 साल के बाद इलियास खान नामक एक अमीर ने लखनौती और सोनार गांव पर कब्जा कर लिया और सुल्तान शमसुद्दीन इलियास खां की उपाधि धारण करके बंगाल की गद्दी पर आसीन हो गया। उसने पश्चिम में अपने राज्य का विस्तार तिरहुत, चंपारण तथा गोरखपुर तक किया और अंत में बनारस पर भी अधिकार कर लिया। अतः फिरोज तुगलक उस पर आक्रमण करने को मजबूर हो गया। इलियास खां के चंपारण और गोरखपुर के नवविजित इलाकों से होते हुए फिरोज तुगलक ने बंगाल पहुंचकर उसकी राजधानी पंडुआ पर कब्जा कर लिया। इलियास खां को एक दाला के किले में शरण लेनी पड़ी। 2 महीनों तक घेरा डाले रहने के बाद फिरोज तुगलक ने भाग खड़े होने का दिखावा करके इलियास खां को किले से बाहर आने को प्रेरित किया। लेकिन जब वह बाहर आया तो दोनों फौजों में जमकर लड़ाई हुई, जिनमें इलियास खां पराजित हुआ। लेकिन वह एक बार फिर एक दाला के किले में जा बैठा। अंत में दोनों में मित्रता की और एक संधि हुई, जिसके अनुसार बिहार से होकर बहने वाली कोसी नदी को दोनों राज्यों की सीमा निर्धारित किया गया। यद्यपि इलियास खां और फिरोज के बीच भेंट उपहारों का आदान प्रदान नियमित रूप से चलता रहा, परंतु इलियास खां किसी भी तरह से दिल्ली का मातहत नहीं था। दिल्ली के साथ अपने मैत्रीपूर्ण संबंधों का लाभ उठाकर इलियास खां ने कामरूप राज्य पर आधुनिक असम में अधिकार कर लिया। इलियास खां लोकप्रिय राजा था और उसे कई उपलब्धियों का श्रेय प्राप्त है। जब फिरोज तुगलक पांडुआ में था, उस समय उसने अमीरों, उलेमाओं और अन्य सुपात्रों को जमीन और जागीरें देकर नगर के निवासियों को अपने पक्ष में करने की कोशिश की, लेकिन फिरोज की कोशिश नाकाम हो गई। इलियास खां के खिलाफ फिरोज की विफलता का एक कारण शायद इलियास की लोकप्रियता रही होगी। जब इलियास के मृत्यु के बाद उसका बेटा सिकंदर गद्दी पर बैठा तो फिरोज तुगलक ने एक बार फिर बंगाल पर आक्रमण कर दिया। सिकंदर अपने पिता की युक्ति से काम लेते हुए एक दाला किले में जा बैठा। फिरोज एक बार फिर किले पर कब्जा करने में नाकाम होकर वापस लौट गया। इसके बाद लगभग अगले 200 साल तक बंगाल के साथ दिल्ली ने कोई छेड़छाड़ नहीं की और जब मुगलों ने दिल्ली में अपनी सत्ता भली भांति प्रतिष्ठित कर ली, तब 1538 ईस्वी में बंगाल पर आक्रमण किया गया। लेकिन आक्रमणकारी मुगल नहीं बल्कि उनका शत्रु शेर शाह था। इस बीच बंगाल में कई राजवंशों के त्वरित परिवर्तन से वहां के आम लोगों के शांतिपूर्ण जीवन प्रवाह में कोई बाधा नहीं पड़ी। इलियास खां के राजवंश का सबसे प्रतिष्ठित सुल्तान गियासुद्दीन आजम शाह
1389 ईस्वी से 1409 ईस्वी था। वह अपनी न्यायप्रियता के लिए विख्यात था। कहते हैं कि एक बार कुसंयोग से उसने एक विधवा के बेटे को मार दिया। विधवा ने काजी से फरियाद की। सुल्तान को अदालत में तलब किया गया तो वह विनम्रतापूर्वक हाजिर हो गया और काजी ने उस पर जो जुर्माना किया वह उसने अदा कर दिया। मुकदमे के अंत में उसने काजी से कहा अगर वह अपना फर्ज निभाने में चूक कर जाता तो सुल्तान उसका सिर कलम कर देता। अपने समय के प्रसिद्ध विद्वानों से आजम शाह का घनिष्ठ संबंध था। इसमें सिराज का फारसी शायर हाफिज भी था। उसने चीनियों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित किया। चीनी सम्राट ने उसके दूत का हार्दिक स्वागत किया। 1400 ईस्वी में उसने सुल्तान और उसकी पत्नी के लिए उपहारों के साथ अपना दूत सुल्तान के पास भेजा, जिसकी मार्फत उसने चीन को बौद्ध भिक्षु भेजने का भी अनुरोध किया। सुल्तान ने उसका अनुरोध पूरा किया। प्रसंगवश इससे यह भी मालूम होता है कि उस समय तक बौद्ध धर्म बंगाल में पूरे तौर पर मिट नहीं पाया था। चीन के साथ नए सिरे से संपर्क स्थापित हो जाने से समुद्री मार्ग से होने वाले बंगाल के व्यापार को उत्तेजन मिला। चटगांव चीन के साथ व्यापार का एक फलता फूलता बंदरगाह बन गया। वहां से चीनी माल एक का दूसरे देशों को पुनर्निर्यात किया जाने लगा। इस काल में राजा गणेश के अधीन हिंदू शासन का भी एक छोटा सा दौर आया, लेकिन गणेश के बेटों ने मुसलमान बनकर ही शासन करना पसंद किया। बंगाल के सुल्तानों ने पांडुआ और गौड़ की अपनी दोनों राजधानियों को शानदार इमारतों से सजाया। इन इमारतों की अपनी एक अलग शैली थी जो दिल्ली में विकसित शैली से भिन्न थी। इनके निर्माण में ईंटों और पत्थरों दोनों का उपयोग किया गया। बंगाल के सुल्तानों ने बंगला भाषा को भी प्रश्रय दिया। ऐसा प्रश्रय पाने वालों में श्री कृष्ण विजय का संकलन करता मालाधर वसु भी था। उसे गुणराज खां की उपाधि दी गई। उसके पुत्र को सत्यराज खां की उपाधि से सम्मानित किया गया। लेकिन बंगला भाषा के विकास का सबसे महत्वपूर्ण काल अलाउद्दीन हुसैन का शासनकाल 1493 ईस्वी से 1519 ईस्वी था। उस काल के कुछ प्रसिद्ध बंगाली लेखक उसी के शासन में फले फूले। अलाउद्दीन हुसैन के प्रबुद्ध शासन के अधीन विचाराधीन काल में बंगाल के इतिहास के एक शानदार दौर की शुरुआत हुई। सुल्तान कानून और व्यवस्था का बहुत ध्यान रखता था और उसने उदार नीति अपनाते हुए हिंदुओं को ऊंचे ऊंचे पद प्रदान किए। उदाहरण के लिए उसका वजीर एक मेधावी हिंदू था। उसका आला हकीम, अंगरक्षक दल का प्रधान और खानों का मुख्य अधिकारी सब के सब हिंदू थे। धर्मात्मा वैष्णव के रूप में विख्यात दो भाई रूपा और सनातन उच्च पदों पर आसीन थे। उनमें से एक को सुल्तान का निजी सचिव था। कहते हैं कि सुल्तान महान वैष्णव संत चैतन्य का बहुत आदर करता था। मोहम्मद बिन बख्तियार खलजी के समय से ही बंगाल के मुसलमान शासक आधुनिक असम की ब्रह्मपुत्र घाटी पर अधिकार करने के लिए प्रयत्नशील रहे थे, परंतु उन्हें इस अज्ञात प्रदेश में एक के बाद एक अनेक विनाशकारी पराजयों का मुँह देखना पड़ा था। बंगाल के स्वतंत्र संतानों ने अपने पूर्ववर्ती शासकों के चरण चिन्हों पर चलने का प्रयास किया। उन दिनों उत्तर बंगाल और असम में आपस में झगड़े रहने वाले दो राज्य थे। पश्चिम में कामता, जिसे उस युग के लेखक कामरूप कहते थे, और पूरब में अहोम राज्य था। अहोम उत्तर बर्मा के मंगोली मूल के एक कबीले के लोग थे। 13वीं सदी में उन्होंने असम में एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना करने में सफलता प्राप्त की। कालांतर से वे लोग हिंदू संस्कृति के रंग में रंग गए थे। असम नाम अहोम से ही व्युत्पन्न हुआ है। इलियास शाह ने कामता पर आक्रमण किया और मालूम होता है कि वह गुवाहाटी तक पहुंचा, लेकिन वह इस क्षेत्र पर अपना अधिकार कायम नहीं रख पाया और कारातोया नदी को बंगाल की उत्तर पूर्वी सीमा मान लिया गया। इलियास शाह के कुछ उत्तराधिकारियों ने लूटपाट के इरादे से कुछ हमले अवश्य किए, लेकिन इससे स्थिति में कोई अंतर नहीं पड़ा। कामता के शासकों ने धीरे धीरे कारातोया के पूर्वी किनारे के अपने कई इलाकों पर सिर से अधिकार कर लिया। उन्होंने अहोमों से भी लोहा दिया, लेकिन अपने दो पड़ोसियों को अपना शत्रु बनाकर उन्होंने अपने विनाश का रास्ता खुद साफ कर दिया। अलाउद्दीन हुसैन शाह ने उन पर फिर आक्रमण किया, जिससे उसे अहोमों से भी सहायता मिली। उसने कामतापुर नगर आधुनिक कूच बिहार में खुद तहस नहस कर डाला और कामता को अपने राज्य में मिला लिया। सुल्तान ने अपने एक बेटे को वहाँ का सूबेदार नियुक्त किया और अफगानों की बस्ती भी बसा दी। बाद में उसके एक उत्तराधिकारी शायद अलाउद्दीन हुसैन के बेटे नुसरत शाह ने अहोम राज्य पर हमला किया, लेकिन निष्फल रहा और उसे भारी क्षति उठानी पड़ी। इस समय पूर्वी ब्रह्मपुत्र घाटी सुहुंग मुंग के अधीन थी। सुहुंग मुंग को अहोम शासकों में सबसे बड़ा माना जाता था। उसने अपना नाम बदलकर स्वर्ग नारायण रखा। यह अहोम लोगों के तेजी से हो रहे हिंदूकरण का सूचक था। उसने मुसलमानों के आक्रमण को ही विफल नहीं किया, बल्कि अपने राज्य का चतुर्दिक विस्तार भी किया। वैष्णव सुधारक शंकरदेव उसका समकालीन था। उसने इस क्षेत्र में वैष्णव धर्म के प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बंगाल के सुल्तानों ने चिटगांव और अराकान के
एक हिस्से पर भी अधिकार करने की कोशिश की। सुल्तान हुसैन शाह न केवल अराकान के राजा से चटगांव छीन लिया, बल्कि टिपोरा को भी उसके शासक से हथिया लिया। बंगाल के शासकों को उड़ीसा से भी दो दो हाथ करने पड़े। बंगाल पर दिल्ली सल्तनत के शासन के दौर में उड़ीसा के गंग राजाओं ने राधा दक्षिण बंगाल पर हमले किए थे और लखनौती को भी जीतने की कोशिश की थी, लेकिन उनके हमलों को नाकाम कर दिया गया। अपने शासनकाल के आरंभ में हुलिया शाह ने जाजनगर उड़ीसा पर भी आक्रमण किया। कहते हैं कि सारे प्रतिरोधों पर विजय प्राप्त करता हुआ वह चिल्का झील तक पहुंच गया और वहां से बहुत सा लूट का माल लेकर लौटा। इस माल में बड़ी तादाद में हाथी शामिल थे। 1-2 साल बाद 1360 ईस्वी में अपने बंगाल अभियान से लौटते हुए फिरोज तुगलक ने भी उड़ीसा पर आक्रमण किया। उसने राजधानी पर कब्जा कर लिया, बहुत से लोगों को मार डाला और प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर की पवित्रता भंग की। इन 2 आक्रमणों के फलस्वरूप शासक वंश की प्रतिष्ठा धूल में मिल गई। कालांतर से गजपति राजवंश नाम के एक नए शासक घराने का उदय हुआ। गजपति शासनकाल उड़ीसा के इतिहास का उत्कृष्ट काल है। इस वंश के शासक महान निर्माता और अदम्य योद्धा थे। दक्षिण में कर्नाटक की और उड़ीसा के शासन का विस्तार करने का श्रेय मुख्य रूप से गजपति शासकों ही प्राप्त है। जैसा कि हम देख चुके हैं कि उनके इस दक्षिण विमुख विस्तार के फलस्वरूप उनके टक्कर विजयनगर साम्राज्य, रेडियो के राज्य और बहमनी सल्तनत से हुई। गजपति शासकों के दक्षिण की ओर रुख करने का एक कारण शायद उनका यह एहसास था कि बंगाल के सुल्तान इतने शक्तिशाली हैं कि बंगाल उड़ीसा सीमा से उन्हें पीछे धकेलना कठिन है, लेकिन उड़ीसा के शासक दक्षिण के अपने विजित प्रदेशों पर अधिक समय तक अधिकार नहीं रख पाए। इसका प्रमुख कारण विजयनगर और बहमनी राज्यों की शक्ति और सामर्थ्य थी। इस समय बंगाल में उड़ीसा की सीमा सरस्वती नदी थी, जिससे होकर गंगा का काफ़ी पानी बहता था। इस प्रकार मिदानापुर जिले का एक बड़ा हिस्सा तथा हुगली जिले का कुछ भाग उड़ीसा राज्य में शामिल था। इस बात के कुछ प्रमाण मिलते हैं कि उड़ीसा के शासकों ने अपनी सत्ता भागीरथी तक फैलाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें शीघ्र ही पीछे हटना पड़ा। बंगाल के कुछ सुल्तानों ने, जिन्हें अलाउद्दीन हुसैन शाह भी शामिल था, उड़ीसा में पुरी और कटक तक के प्रदेशों पर आक्रमण किए। बंगाल और उड़ीसा के बीच सीमा पर जब जब लड़ाइयाँ चलती रहीं, परंतु बंगाल के शासक उड़ीसा के शासकों को उसकी सीमा से पीछे हटाने या सरस्वती से आगे के किसी प्रदेश पर एकाधिकार करने में सफल नहीं हो सके। उड़ीसा के शासक एक ही साथ सुदूर उत्तर पूर्व बंगाल और सुदूर दक्षिण कर्नाटक में सफलतापूर्वक संघर्ष कर पाए। यह उनकी शक्ति और पराक्रम का द्योतक है। पश्चिम भारत, गुजरात, मालवा और मेवाड़ अपनी उत्कृष्ट दस्तकारियों, फलते फूलते समुद्री बंदरगाहों तथा उपजाऊ धरती के कारण गुजरात दिल्ली सल्तनत के सर्वाधिक समृद्ध सूबों में से एक था। फिरोज तुगलक के अधीन गुजरात पर एक सौम्य सूबेदार का शासन था, जिसने फरिश्ता के अनुसार हिंदू धर्म को प्रोत्साहन दिया और इस तरह मूर्ति पूजा को दबाने की बजाय उसे बढ़ावा दिया। उसके बाद जफर खां सूबेदार बना। उसका पिता मूलतः एक साधारण राजपूत था, लेकिन उसने बाद में इस्लाम कबूल करके फिरोज तुगलक से अपनी बहन का विवाह कर दिया था। दिल्ली पर तैमूर के हमले के बाद गुजरात और मालवा दोनों नाम मात्र को ही दिल्ली के अधीन रह गए। वास्तव में वे हर तरह से स्वतंत्र हो गए थे। 1407 ईस्वी में जफर खान ने दिल्ली की नाम मात्र की भी अधीनता को त्याग करके स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया और मुजफ्फर शाह के नए नाम से गुजरात की गद्दी पर बैठा। परंतु गुजरात का राज्य वास्तविक संस्थापक मुजफ्फर शाह का पौत्र प्रथम अहमद शाह 1411 ईस्वी से 1443 ईस्वी था। अपने लंबे शासनकाल में उसने अमीरों पर नियंत्रण स्थापित किया, प्रशासन को सुस्थित आधार प्रदान किया और राज्य का विस्तार करने के साथ ही उसे सुदृढ़ भी बनाया। वह राजधानी को पाटन से हटाकर अहमदाबाद के नए नगर में ले गया, जिसका शिलान्यास उसने 1413 ईस्वी में किया। वह एक महान निर्माता था। उसने नए नगर को शानदार महलों, बाजारों, मस्जिदों और मदरसों से सज्जित किया। उसने गुजरात की समृद्ध जैन वास्तु परंपरा से काफ़ी कुछ ग्रहण करके स्थापत्य की एक शैली का विकास किया, जो दिल्ली की शैली से बहुत भिन्न थी। क्षीण कंगूरे, पत्थरों की ये सुंदर नक्काशी, अलंकृत दीवार, गिरेन आदि की शैली की कुछ खास विशेषताएं हैं। अहमदाबाद की जामा मस्जिद तथा 3 दरवाजा इस शैली के स्थापत्य के उसके शासनकाल के उत्कृष्ट नमूने हैं। अहमद शाह ने सौराष्ट्र क्षेत्र में तथा गुजरात राजस्थान सीमा पर स्थित राजपूत राज्यों पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न किया। सौराष्ट्र से उसने गिरनार किले पर कब्जा कर लिया, लेकिन वहाँ के राजा को कर अदा कर देने का वादा करने पर उसे किला वापस कर दिया। उसके बाद उसने प्रसिद्ध हिंदू तीर्थस्थल सीधपुर पर आक्रमण किया और वहाँ अनेक मंदिरों को मिट्टी में मिला दिया। उसने गुजरात के हिंदुओं पर जजिया लगाया, जो वहाँ पहले कभी नहीं लगाया गया था। इस सब के कारण कई मध्यकालीन इतिहासकारों ने काफिरों के शत्रु के रूप में उसकी प्रशंसा की है, लेकिन अनेक आधुनिक इतिहासकारों ने उसे धर्मार्थ बताया है।
सच्चाई अधिक जटिल मालूम होती है। अहमद शाह ने हिंदू मंदिरों के विनाश का आदेश देकर तो धर्मांधता का व्यवहार किया, लेकिन बहुत से हिंदुओं को शासन में स्थान देने में उसने कोई संकोच नहीं किया। बनिया या व्यापारी जाति के हिंदू मानिक चंद और मोती चंद उसके मंत्री थे। न्यायप्रिय वह इतना था कि उसने अपने दामाद को हत्या के अपराध में सरे बाजार में मृत्युदंड दिया। उसने हिंदू शासकों के खिलाफ लड़ाइयाँ की, लेकिन वह समय के मुसलमान शासकों के खिलाफ, खासकर मालवा के मुसलमान शासकों के विरुद्ध वह कुछ कम नहीं लड़ा। उसने ईदार के प्रबलगढ़ को जीता और झालावाड़, बूंदी, डूंगरपुर आदि राजपूत राज्यों पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। आरंभ से ही गुजरात और मालवा एक दूसरे के कट्टर शत्रु थे और लगभग हर मौके पर एक दूसरे के विरोधी खेमे में होते थे। मुजफ्फर शाह ने मालवा के शासक हुसैन शाह को पराजित करके बंदी बना लिया था, लेकिन मालवा पर अपना काबू बनाए रखना मुश्किल पाकर उसने कुछ साल बाद हुसैन शाह को छोड़ दिया और उसका राज्य उसे वापस कर दिया। मगर इससे मालवा के शासकों का घाव भरना तो दूर रहा, उल्टे वे गुजरात की शक्ति से बहुत आशंकित रहने लगे। वे बराबर गुजरात को कमजोर करने की ताक में रहते थे। गुजरात के असंतुष्ट तत्वों को हमेशा बढ़ावा देते थे, चाहे वो विद्रोही अमीर हों या गुजरात के हिंदू राजा। गुजरात के शासकों ने मालवा की गद्दी पर अपनी पसंद के आदमी को बैठाकर इसका प्रतिकार करने की कोशिश की। इस तीव्र प्रतिद्वंदिता ने दोनों राज्यों को कमजोर कर दिया और उनके लिए उत्तर भारत की राजनीति में कोई बड़ी भूमिका निभा पाना असंभव हो गया। महमूद बेगड़ा। अहमद शाह के उत्तराधिकारियों ने अपने राज्य का विस्तार करने और उसे सुदृढ़ बनाने की नीति को जारी रखा। गुजरात का सबसे प्रसिद्ध सुल्तान महमूद बेगड़ा था। उसने 50 वर्षों से अधिक काल तक 1459 ईस्वी से 1511 ईस्वी तक गुजरात पर शासन किया। उसे बेगड़ा इसलिए कहा जाता था कि उसने 2 अत्यंत शक्तिशाली गढ़ों को सौराष्ट्र अब जूनागढ़ में, गिरनार और दक्षिण गुजरात में चंपानेर को जीता था। गिरनार का शासक नियमित रूप से कर चुकाता रहा था, परंतु सौराष्ट्र पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने की अपनी नीति अंग के रूप में महमूद ने गिरनार को अपने राज्य में मिला लेने का फैसला किया। सौराष्ट्र काफी समृद्ध और खुशहाल प्रदेश था। उसकी मिट्टी बहुत उपजाऊ थी तथा वहाँ कई बंदरगाह भी थे। दुर्भाग्यवश यह क्षेत्र डाकों और जलदस्युओं से भी ग्रस्त था। यह दस्यु व्यापार और जहाजरानी के लिए भी भारी मुसीबत थे। गिरनार के शक्तिशाली गढ़ को न केवल सौराष्ट्र के प्रशासन के सुचारू संचालन के लिए, बल्कि सिंध के खिलाफ सैनिक कार्रवाई के आधार के रूप में बहुत उपयुक्त समझा गया। महमूद बेगड़ा ने एक बहुत बड़ी फौज लेकर गिरनार पर गिर डाल दिया। यद्यपि राजा के पास किले में कुछ एक तोपें ही थीं, फिर भी उसने बहादुरी से मुकाबला किया, लेकिन अंत में परास्त हो गया। कहते हैं गिरनार के अभेद दुर्ग के पतन के पीछे राजद्रोह का हाथ था। राजा ने कामदार मंत्री अभिकर्ता की पत्नी छीन ली थी और उसी ने चुपचार किले के पतन की योजना बनाई। किले के पतन के बाद राजा ने इस्लाम कबूल कर लिया और उसे सुल्तान की सेवा में स्थान दे दिया गया। सुल्तान ने पहाड़ी की तलहटी में मुस्तफाबाद नामक एक नए शहर की स्थापना की। वहाँ उसने कई शानदार इमारतें बनवाई और उसने सभी अमीरों से भी इमारतें बनवाने को कहा। इस तरह मुस्तफाबाद गुजरात की दूसरी राजधानी बन गया। आगे चलकर महमूद ने द्वारका पर हमला किया, जिसका मुख्य कारण यह था कि वहाँ जलदस्यु छिपे रहते थे जो मक्का जाने वाले हाजियों को लूट लेते थे। लेकिन इस हमले में वहाँ के प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों को भी तोड़ा गया। सुल्तान की योजना खानादेश और मालवा पर अधिकार करने की थी और इस दृष्टि से चंपानेर के किले को अपना सामरिक महत्व था। यद्यपि वहाँ का शासक गुजरात के मातहत था, तथापि मालवा से भी उससे नज़दीकी संबंध थे। बहादुर राजा और उसके अनुगामियों को जब किसी ओर से कोई मदद मिलने की उम्मीद नहीं रह गई, जौहर व्रत का पालन करते हुए उन्होंने युद्ध में अपने प्राण उत्सर्ग कर दिए और इस तरह 1454 में ईस्वी में चंपानेर पर महमूद का अधिकार हो गया। महमूद ने चंपानेर के निकट मोहम्मदाबाद नाम का एक नया शहर बसाया। इस नए शहर में उसने बहुत सारे सुंदर बगीचे लगवाए और उसी को अपने आवास का मुख्य स्थान बना दिया। चंपानेर अब ध्वस्त अवस्था में है, लेकिन जो इमारत अभी ध्यान आकृष्ट करती है वह है कि जामा मस्जिद। उसके प्रांगण पर भी छादन है और उसमें जैन स्थापत्य के सिद्धांतों का भरपूर उपयोग किया गया है। इस काल में बनवाई हुई दूसरी इमारतों के पत्थर पर इतनी सुंदर नक्काशी की गई है कि उसकी तुलना सोनार की कारीगरी से ही की जा सकती है। महमूद बेगड़ा को पुर्तगालियों से भी संघर्ष करना पड़ा। वे पश्चिमी एशिया के देशों के साथ गुजरात के व्यापार में दखलंदाजी कर रहे थे। पुर्तगालियों की नौसैनिक ताकत को लगाम देने के लिए उसने मिस्र के शासक के साथ मित्रता की, लेकिन अपने इस मकसद में वह कामयाब नहीं हो सका। महमूद बेगड़ा के लंबे समय और शांतिपूर्ण शासन के दौरान वाणिज्य व्यापार की तरक्की हुई। यात्रियों की सुविधा के लिए उसने कारवां, सराय और मुसाफिर खाने बनवाए। सड़क या
यातायात के लिए निरापद हो गई थी, इसीलिए व्यापारी बहुत खुश थे। यद्यपि महमूद बेगड़ा ने कभी औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, तथाकथित विद्वानों की सतत संगति से उसने काफ़ी ज्ञान अर्जित किया था। उसके शासनकाल में बहुत सी रचनाएं अरबी फारसी में अनुदित की गई। उदयराज उसका दरबारी कवि था जो संस्कृत कविताएं लिखता था। महमूद बेगड़ा देखने में विचित्र था। उसकी खुली दाढ़ी उसकी कमर तक पहुंचती थी और मूछें इतनी लंबी थी कि उन्हें लपेट कर अपने सिर पर बांधता था। यात्री बारबोसा के अनुसार महमूद को बचपन से ही जहर दिया जाता रहा था, जिससे यदि उसके हाथ पर कोई मक्खी बैठ जाती थी वह तुरंत सूझकर मर जाती थी। महमूद अपनी तीव्र क्षुद्र के लिए भी विख्यात था। कहते हैं कि नाश्ते में वह 1 कप शहद, 1 कप मक्खन और 100 से 150 केले तक खा जाता था। वह प्रतिदिन 10 से 15 किलो भोजन चट कर जाता था और बताया जाता है कि रात में उसके तकिए के दोनों ओर मांस भरे समोसों की थैलियां रख दी जाती थीं ताकि रात में नींद खुलने पर भूख लगे तो वह उसे शांत कर सके। महमूद बेगड़ा के अधीन गुजरात राज्य अपने चरम विस्तार पर पहुंच गया। गुजरात उस काल का सबसे अधिक शक्तिशाली और सुप्रशासित राज्य के रूप में उभरा। आगे भी वह इतना शक्तिशाली रहा कि मुगल बादशाह हुमायूं के लिए एक गंभीर चुनौती सिद्ध हुआ। मालवा और मेवाड़। मालवा राज्य नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच ऊंचे पठार पर स्थित था। वह गुजरात को उत्तर भारत और उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जोड़ने वाले मुख्य मार्गों पर पड़ता था। जब तक मालवा शक्तिशाली रहा तब तक वह गुजरात, मेवाड़ तथा बहमनी राज्य और दिल्ली के लोधी सुल्तान की महत्वाकांक्षा के लिए एक दीवार बना रहा। उत्तरी भारत की भौगोलिक राजनीतिक स्थिति ऐसी थी कि इस क्षेत्र का जो भी शक्तिशाली राज्य मालवा पर नियंत्रण स्थापित कर लेता वह संपूर्ण उत्तर भारत पर अपना प्रभुत्व कायम करने के मार्ग पर पहला कदम उठा लेता। 15वीं सदी के दौरान मालवा राज्य अपने वैभव के उच्चतम शिखर पर था। राजधानी को धार से हटाकर मांडू ले जाया गया। वहां मालवा के शासकों ने बड़ी संख्या में इमारतें बनवाईं जिनके ध्वंसावशेष आज भी दर्शकों को प्रभावित करते हैं। यहाँ की स्थापत्य शैली गुजरात की शैली से भिन्न थी। मालवा शैली में विशालता थी जो इमारतों की कुर्सियों की ऊंचाई के कारण और भी विशाल दिखाई देती थी। बड़े पैमाने पर रंगीन तथा चिकनी टाइलों के इस्तेमाल से इमारत की छटा में विविधता आ जाती थी। जामा मस्जिद, हिंडोला महल और जहाज महल वहाँ की सबसे विख्यात इमारतें हैं। मालवा राज्य आरंभ से ही आंतरिक कलह से ग्रस्त रहा। धरती पर उत्तराधिकार के लिए झगड़े चलते ही रहते थे। ऊपर से अमीरों के अलग अलग गुटों के बीच सस्ता और लाभ के लिए रस्साकसी होती रहती थी। पड़ोसी राज्य गुजरात और मेवाड़ इस गुटबाजी से अपना उल्लू सीधा करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। मालवा के प्रारंभिक शासक होसांग शाह ने धार्मिक सहिष्णुता की उदार नीति अपनाई। बहुत से राजपूतों को मालवा में फंसने को प्रोत्साहित किया गया। उदाहरण के लिए मेवाड़ के राजा मोखल के 2 भाइयों को मालवा में जागीरें दी गईं। इसी काल में निर्मित ललितपुर मंदिर के अभिलेखों से मालूम होता है कि मंदिरों के निर्माण पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं था। होसांग शाह ने जैनों को, जो इस क्षेत्र के प्रमुख व्यापारी और साहूकार थे, प्रश्रय दिया। मसलन सफल सौदागर नरदेव सोनू होसांग शाह का खजांची और सलाहकार था। दुर्भाग्यवश मालवा के सभी शासक इतने सहिष्णु नहीं थे। महमूद खलजी 1436 ईस्वी से 1469 ईस्वी ने मालवा के शासकों में सबसे अधिक शक्तिशाली माना जाता है। मेवाड़ के राणा कुंभा और पड़ोसी हिंदू राजाओं से अपने संघर्ष के दौरान बहुत से मंदिरों को नष्ट कर दिया। यद्यपि उसकी इस कार्रवाई को उचित नहीं कहा जा सकता, तथापि इस तरह की ज़्यादातर कार्रवाइयाँ लड़ाइयों के दौरान की गईं और उन्हें हिंदू मंदिरों के आम विनाश की किसी नीति का अंश नहीं माना जा सकता। महमूद खलजी अधीर और महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। उसने लगभग सभी पड़ोसियों से लड़ाइयाँ लड़ी। इनमें गुजरात, गोंदवाना और उड़ीसा के राजा, बहमनी सुल्तान और यहाँ तक कि दिल्ली का सुल्तान भी शामिल था। लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा जोर दक्षिण राजपूताना को हराने और मेवाड़ को परास्त करने में लगाया। 15वीं सदी में मेवाड़ का उदय उत्तर भारत की राजनीति की एक महत्वपूर्ण घटना थी। अलाउद्दीन खलजी द्वारा रणथंभौर की विजय के बाद राजपूताना में चौहानों की शक्ति मिट गई थी। उसके ध्वंसावशेषों में से कई राज्यों का उदय हुआ। इन्हीं में से एक था मेवाड़ का राज्य, जिसकी राजधानी जोधपुर 1465 ईस्वी में स्थापित में थी। इस क्षेत्र का दूसरा महत्वपूर्ण राज्य नागौर मुस्लिम राज्य था। अजमेर पर, जो कि पहले मुसलमान सूबेदारों की सत्ता का केंद्र रहा था, कई बार अलग अलग राज्य काबिज हो चुके थे और वह अपने उदीयमान राजपूतों राज्यों के बीच झगड़ों का कारण बना हुआ था। पूर्वी राजपूताना के स्वामित्व को लेकर भी झगड़ा था और दिल्ली के सुल्तान की उसमें गहरी दिलचस्पी थी। मेवाड़ राज्य का प्रारंभिक इतिहास स्पष्ट नहीं है। व्यक्तिगत का इतिहास 8वीं सदी से ही शुरू हो जाता है, लेकिन
उसे एक प्रबल शक्ति का दर्जा दिलाने का श्रेय राणा कुंभा 1433 ईस्वी से 1468 ईस्वी तक को प्राप्त है। अपने आंतरिक प्रतिद्वंदियों को हराकर धीरे धीरे अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाते हुए कुंभा ने बूंदी, कोटा और गुजरात सीमा पर स्थित डूंगरपुर को जीतने का अभियान छेड़ दिया, क्योंकि कोटा मालवा की अधीनता मानता था और डूंगरपुर गुजरात की, इसलिए गुजरात और मालवा से उसकी टक्कर होना अनिवार्य था। इनमें संघर्ष के और भी कारण थे। राणा कुंभा ने नागौर पर भी आक्रमण कर दिया था और वहां के खान ने सहायता के लिए गुजरात के सुल्तान की गुहार की थी। राणा ने महमूद खलजी के एक प्रतिद्वंदी को अपने दरबार में शरण दी थी। उसे मालवा की गद्दी पर बैठाने की कोशिश भी की गई। बदले में सुल्तान ने भी राणा के कुछ शत्रुओं को प्रोत्साहन दिया, जैसा कि उसके भाई भोकाल को। अपने शासन के पूरे दौर में कुंभा गुजरात और मालवा से जूझने में व्यस्त रहा। साथ ही उसे मारवाड़ के राठौरों से भी निपटना पड़ा। मारवाड़ पर मेवाड़ का कब्जा था, इसीलिए राव जोधा के नेतृत्व में संघर्ष करके उसने शीघ्र ही अपनी आज़ादी हासिल कर ली। यद्यपि राणा पर चारों ओर से बुरी तरह दबाव पड़ रहा था, तथापि मेवाड़ में अपनी स्थिति को कायम रखने में वह काफ़ी हद तक सफल रहा। गुजरात की सेना ने 1-2 बार कुंभलगढ़ पर घेरा अवश्य डाला था और उधर महमूद खलजी भी अपनी सेना के साथ अजमेर तक पहुंचकर वहां अपना फौजदार नियुक्त कर दिया था। लेकिन राणा ने अंत में इन आक्रमणों को विफल कर दिया और अपने अधिकांश विजित प्रदेशों पर अपना अधिकार कायम रखा, जिसके अपवाद रणथंभौर जैसे कुछ दूरवर्ती इलाके थे। तमाम कठिनाइयों के बीच ऐसे 2 शक्तिशाली राज्यों का सफलतापूर्वक सामना करना कुंभा की कोई साधारण उपलब्धि नहीं मानी जा सकती। कुंभा विद्वानों को संरक्षण देता था और खुद भी एक अच्छा विद्वान था। उसने कई पुस्तकों की रचना की, जिनमें से कुछ आज भी पढ़ने के लिए उपलब्ध हैं। उसके राजमहल के वंशावशेष और चित्तौड़ का उसका कीर्ति स्तंभ इस बात की साक्षी करते हैं कि एक उत्साही निर्माता भी था। उसने सिंचाई के लिए कई झीलों और जलाशय खुदवाए। इस काल में बनाए गए कुछ मंदिरों को देखने से मालूम होता है कि तब भी संगत राशि, तक्षण आदि उच्च स्तर के थे। गद्दी हासिल करने के लिए कुंभा के 2 बेटे उदा ने उसकी हत्या कर दी। यद्यपि उदा को शीघ्र ही अपदस्थ कर दिया गया, किंतु वह अपने पीछे काफ़ी बुरी मिसाल छोड़ गया था। भाइयों की जान के ग्राहक बने भाइयों के बीच चलने वाले लंबे संघर्ष के बाद 1508 ईस्वी में कुंभा का एक पौत्र सांगा मेवाड़ की गद्दी पर बैठा। कुंभा की मृत्यु और सांगा के सिंहासन आरोहण के बीच के काल में सबसे महत्वपूर्ण बात यह हुई कि मालवा सल्तनत तेजी से बिखर चली और वहाँ सुल्तान द्वितीय महमूद की पूर्वी मालवा के शक्तिशाली राजपूत नेता से, जिसने महमूद को गद्दी हासिल करने में मदद की थी, खनबन हो गई। महमूद द्वितीय ने गुजरात से सहायता की याचना की तो मैदानी राय ने भी सांगा के दरबार में पहुंच गया। 1511 में राणा एक लड़ाई में महमूद द्वितीय को हराकर बंदी के रूप में उसे चित्तौड़ ले गया। लेकिन कहते हैं कि 6 महीने बाद महमूद के एक बेटों को बंधक रखकर राणा ने उसे मुक्त कर दिया। पूर्वी मालवा, जिसमें चंदेरी भी शामिल था, राणा के प्रभुत्व में आ गया। दिल्ली के लोधी शासक इस परिस्थिति को बहुत दिलचस्पी के साथ देख रहे थे। मालवा की पराजय की घटना से वे चिंतित हो उठे। लोधी सुल्तान इब्राहिम लोधी ने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया, लेकिन घटोली की लड़ाई में राणा सांगा से बुरी तरह हारकर वह दिल्ली लौट गया और यहाँ अपनी आंतरिक स्थिति मजबूत करने के काम में लग गया। इस बीच भारत के दरवाजे पर बाबर दस्तक दे रहा था। इस प्रकार 1525 ईस्वी तक उत्तर भारत की राजनीतिक परिस्थितियां तेजी से बदलने लगी और इस प्रदेश पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए एक निर्णायक युद्ध अवश्यंभावी प्रतीत हो रहा था। उत्तर पश्चिम और उत्तर भारत सरकी, लोधी सुल्तान तथा कश्मीर। जैसा कि हम देख चुके हैं कि तैमूर के हमले के बाद सुल्तान महमूद तुगलक दिल्ली से भाग खड़ा हुआ था। उसने पहले तो गुजरात में शरण ली थी और फिर मालवा में। जब उसने लौटने का फैसला किया तब तक दिल्ली की गद्दी की इज्जत मिट्टी में मिल चुकी थी। खुद दिल्ली के पास पड़ोस में महत्वाकांक्षी अमीरों और जमींदारों ने अपनी आज़ादी की घोषणा की। गंगा की घाटी में अपनी आज़ादी की घोषणा सबसे पहले करने वालों में से एक था मलिक सरवर, जो फिरोज शाह तुगलक के समय का एक प्रमुख अमीर था। मलिक सरवर कुछ समय तक वजीर रहा था और उसके बाद उसके मलिक उस सर्प पूर्व के स्वामी के किताब के साथ सल्तनत के पूर्वी क्षेत्र का शासक बना दिया गया था। उसके इस किताब के कारण ही उसके उत्तराधिकारी सरकी कहलाए। सरकी सुल्तानों ने जौनपुर को पूर्वी उत्तर प्रदेश में अपनी राजधानी बनाया और शानदार इमारतों, मस्जिदों और मकबरों से सजाया। अब इन मस्जिदों और मकबरों में से कुछ ही बचे रहे हैं। उनसे पता चलता है कि सरकी सुल्तानों ने दिल्ली की स्थापत्य शैली की अंधाधुंध नकल नहीं की, बल्कि अपनी एक अलग शैली विकसित की, जिसकी विशेषता ऊंचे ऊंचे
सिंह द्वार और विशालकाय मेहराबों से प्रकट होती हैं। सरकी सुल्तानों ने विविधता और संस्कृति को भरपूर संरक्षण दिया। जौनपुर में कवियों और साहित्यकारों, संतों और विद्वानों का जमघट सा लगा रहता था। कालांतर में जौनपुर को पूरब का सिराज कहा जाने लगा। प्रसिद्ध हिंदी महाकाव्य पद्मावत की रचयिता मलिक मोहम्मद जैसी जौनपुर का ही निवासी था। सरकी सल्तनत 100 साल से भी उस समय तक ही कायम रही। अपने उत्तर स्थल में या पश्चिम उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ से उत्तर बिहार में दरभंगा तक और उत्तर में नेपाल की सीमा से लेकर दक्षिण में बुंदेलखंड तक फैली हुई थी। सरकी सुल्तान दिल्ली को जीतने के लिए बहुत आतुर थे, लेकिन उनका यह मनसूबा पूरा नहीं हो सका। 15वीं सदी के मध्य दिल्ली की गति पर लोदियों के असीम होने के बाद सरकी सुल्तानों को धीरे धीरे आक्रामक तेवर की बजाय रक्षात्मक रूप अपनाना पड़ा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर इलाके उनके हाथों से निकल गए और दिल्ली पर उन्होंने बार बार जोरदार लेकिन नाकामयाब हमले किए, जिनसे उनकी शक्ति बिल्कुल चूक गई। अंत में 1484 ईस्वी में सुल्तान बहलोल लोदी ने जौनपुर को जीतकर सरकी राज्य को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। सरकी सुल्तान कुछ समय तक चुनार में निर्वासित जीवन बिताता रहा और अपने खोए हुए राज्य को वापस पाने की कई कोशिशों में नाकाम हो जाने के बाद टूटा हुआ दिल लेकर दुनिया से चल बसा। दिल्ली में सरकार के ठप हो जाने के बाद सरकी सुल्तानों ने एक विस्तृत क्षेत्र में शांति सुव्यवस्था कायम रखी। उन्होंने बंगाल के शासकों को पूर्वी उत्तर प्रदेश में अपने राज्य का विस्तार करने को लिए रोके रखा। सबसे बढ़कर तो उन्होंने एक ऐसी सांस्कृतिक परंपरा स्थापित की जो सरकी सल्तनत के विघटन के बाद भी काफ़ी लंबे समय तक कायम रही। तैमूर के आक्रमण के बाद दिल्ली में एक नए राजवंश का उदय हुआ। यह था सैयद राजवंश। कई अफगान सरदारों ने पंजाब में अपनी सत्ता कायम कर ली थी। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण था बहलोल लोदी, जिसे सरहिंद का इख्तियार बख्शा गया था। बहलोल ने साल्ट रेंजेस में रहने वाले खोखर नामक खूंखार लड़ाका कबीले में से लोगों की बढ़ती हुई शक्ति पर अंकुश लगाया। शीघ्र ही पूरे पंजाब पर उसका दबदबा कायम हो गया। जब दिल्ली के सुल्तान ने उसे मालवा के सुल्तान के आसन्न आक्रमण के खिलाफ मदद देने के लिए दिल्ली बुलाया तो बहलोल लोदी दिल्ली में ही जमकर बैठ गया। शीघ्र ही उसके लोगों ने दिल्ली पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। दिल्ली का सुल्तान निर्वासित जीवन बिताने को मजबूर हो गया। उसके मृत्यु के बाद 1451 ईस्वी में बहलोल ने विधिवत सुल्तान का ताज धारण कर लिया। 15वीं सदी के मध्य से ऊपरी गंगा घाटी और पंजाब पर लोदियों का प्रभुत्व कायम रहा। दिल्ली के इससे पहले ये सभी सुल्तान तुर्क थे, लेकिन लोदी अफगान थे। यद्यपि दिल्ली सल्तनत की सेना में अफगानों की संख्या अच्छी खासी थी, तथापि बहुत कम अफगान सरदारों को महत्वपूर्ण स्थान दिए गए थे। उत्तर भारत के अफगानों के बढ़ते हुए महत्व का प्रमाण मालवा के अफगान शासन का उदय था। दक्षिण में बहमनी राज्य वे महत्वपूर्ण पदों पर आसीन थे। बहलोल लोदी को अपनी ताकत का इस्तेमाल मुख्य रूप से सरकी शासकों को सर करने में करना पड़ा। स्वयं को कमजोर स्थिति में पाकर बहलोल ने शाह के अफगानों को भारत आने को निमंत्रित किया ताकि वे गरीबी के कलंक से छुटकारा पा जाएंगे और मेरे प्रभुत्व की अभिवृद्धि होगी। अफगान इतिहासकार अब्बास सरवानी यह भी बताता है कि इस फरमान को पाकर रोह के अफगान सुल्तान बहलोल की सेवा में दाखिल होने के लिए टिड्डी दल की तरह उमड़ आए। हो सकता है कि इसमें कुछ अतिरंजना हो, लेकिन अधिक संख्या में अफगानों के आने से बहलोल लोदी ने न केवल सरकियों को हराने में कामयाबी हासिल की, बल्कि उससे भारत में मुस्लिम समाज का रंग रूप भी बदल गया। अब अफगान उस समाज के एक बहुसंख्यक और महत्वपूर्ण तत्व बन गए, दक्षिण भारत में भी और उत्तर भारत में भी। लोदी सुल्तानों में सबसे बड़ा सिकंदर लोदी 1489 ईस्वी से 1517 ईस्वी हुआ। गुजरात के महमूद बेगड़ा और मेवाड़ के राणा सांगा के समकालीन सिकंदर लोदी ने इन ताकतों के साथ भावी संघर्ष के निमित्त दिल्ली सल्तनत को तैयार करना शुरू कर दिया। उसने कबीलियाई स्वतंत्रता की प्रबल भावना से अनुप्राणित अफगान सरदारों को, जो सुल्तान के समकक्ष के समूह में प्रथम से अधिक कुछ मानने को तैयार नहीं थे, रास्ते पर लाने की कोशिश की। अपने श्रेष्ठ स्थान का एहसास कराने के लिए सिकंदर ने अपनी उपस्थिति में इन सरदारों को खड़े रहने के लिए मजबूर किया। जब कोई शाही फरमान भेजा जाता था तो भी सभी सरदारों को आदरपूर्वक उसे ग्रहण करने के लिए शहर से बाहर आना पड़ता था। जिनके पास जागीरें थीं उन्हें नियमित रूप से हिसाब किताब देना पड़ता था। गबन या भ्रष्टाचार करने वालों को सख्त सजा दी जाती थी, लेकिन सरदारों को नियंत्रित करने में सिकंदर लोदी को सीमित सफलता ही मिली। बहलोल लोदी ने अपनी मृत्यु के समय अपने राज्य को अपने बेटों और रिश्तेदारों के बीच बांट दिया था। यद्यपि कठिन संघर्ष के बाद सिकंदर ने इस बंटवारे को खारिज कर दिया था, तथापि शासकों के बेटों के बीच साम्राज्य के विभाजन की कल्पना अफगानों के बीच ही कायम रही। सिकंदर लोदी ने अपने राज्य में कुशल प्रशासन की स्थापना की। न्याय पर उसका बहुत जोर रहता था। साम्राज्य के सभी मुख्य मार्गों को डाकुओं और लुटेरों से मुक्त कर दिया गया था।
सभी आवश्यक वस्तुओं की कीमतें काफ़ी कम थीं। सुल्तान कृषि के मामले में गहरी दिलचस्पी लेता था। उसने अनाजों पर से चुंगी हटा दी। उसने पैमाइश का एक नया पैमाना शुरू किया जो गज ए सिकंदरी कहलाता था। यह पैमाना मुगल काल तक प्रचलित रहा। उसके समय में लगानों की जो सूचियाँ तैयार की गईं उनका इस्तेमाल बाद में शेर शाह के समय में तैयार की गई सूचियों के लिए आधार के तौर पर किया गया। सिकंदर लोदी एक कट्टर बल्कि धर्मांध शासक माना जाता है। उसने मुसलमानों को शरीयत के खिलाफ जाने वाले रीति रिवाजों पर चलने की से सख्ती से मना कर दिया। उदाहरण के लिए स्त्रियों को पीरों की मज़ारों पर जाने या उनकी याद में जुलूस निकालने की मनाही कर दी गई। उसने हिंदुओं पर फिर से जजिया लगा दिया और एक ब्राह्मण को इस कारण मृत्युदंड दिया कि उसने हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के धर्म ग्रंथों को समान रूप से पवित्र बताया था। अपने सैनिक अभियानों के दौरान उसने कुछ प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों को भी तोड़ा, जैसे नगरकोट के मंदिर को। सिकंदर लोदी ने विद्वानों, तत्वचिंतकों और साहित्यकारों को बड़े बड़े इनाम बख्शीश दिए, जिससे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े अलग अलग देशों के सुसंस्कृत लोग उसके दरबार में इकट्ठे हुए। इनमें अरब और ईरान के लोग भी शामिल थे। सुल्तान के प्रयत्नों से संस्कृत की कई कृतियाँ फारसी में अनुदित की गईं। संगीत में भी उसकी रुचि थी और उसने संगीत पर संस्कृत की कई रचनाओं का फारसी में अनुवाद करवाया। उसके काल में बहुत से हिंदुओं ने फारसी पढ़ना शुरू कर दिया। फारसी के जानकार हिंदुओं को प्रशासनिक पदों पर नियुक्त किया गया। इस प्रकार हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सांस्कृतिक समागम की प्रक्रिया सिकंदर के शासनकाल में तेजी से चलती रही। सिकंदर लोदी ने धौलपुर और ग्वालियर को जीतकर अपने राज्य का भी विस्तार किया। इन्हीं सैनिक कार्रवाइयों के दौरान सिकंदर लोदी ने सावधानी के साथ सर्वेक्षण करके और पूरी सोच विचार के बाद आगरा नगर के ठिकाने का चयन 1506 ईस्वी में किया। इस नगर को बसाने के पीछे प्रयोजन यह था कि यहाँ से पूर्वी राजस्थान के प्रदेशों और मालवा तथा गुजरात को जाने वाले मार्गों पर नियंत्रण रखा जा सकता था। कालांतर से आगरा एक विशाल नगर और लोदियों की दूसरी राजधानी बन गया। पूर्वी राजस्थान और मालवा में सिकंदर लोदी की बढ़ती हुई दिलचस्पी का प्रमाण तब स्पष्ट हो गया जब उसने नागौर के खान को अपने संरक्षण में ले लिया और रणथंभौर से मालवा की बजाय दिल्ली की प्रभुता स्वीकार करने को कहा। उसके उत्तराधिकारी इब्राहिम लोदी ने तो मेवाड़ पर एक बार हमला भी किया, लेकिन जैसा कि हम ऊपर देख चुके हैं कि उसे विफल होकर वापस लौटना पड़ा। मालवा में राणा की बढ़ती हुई शक्ति और आगरा तथा बयाना की ओर उसके प्रभुत्व का विस्तार मेवाड़ तथा लोदियों के बीच भारी टकराव का संकेत दे रहे थे। यदि बीच में बाबर नहीं आ खड़ा हुआ होता तो इस टकराव का नतीजा क्या होता, कहना कठिन है। कश्मीर राज्य के जिक्र के बिना 15वीं सदी में उत्तर भारत का कोई भी विज्ञान पूर्ण नहीं माना जा सकता। कश्मीर की सुंदर घाटी दीर्घकाल से सबसे बाहरी लोगों के लिए वर्षित थी। अलबर्नी के अनुसार कश्मीर में ऐसे हिंदुओं को भी प्रवेश नहीं करने दिया जाता था जो वहाँ के सरदारों से व्यक्तिगत रूप से परिचित नहीं थे। उस काल में कश्मीर शैव धर्म के केंद्र के रूप में विख्यात था, लेकिन 14वीं सदी के मध्य के आसपास हिंदू शासन की समाप्ति के साथ स्थिति बदल गई। मंगोल नायक दलूचा द्वारा 1320 ईस्वी में कश्मीर पर किया गया हमला हिंदू शासन के अंत का आरंभ था। कहते हैं कि दलूचा ने पुरुषों का कत्लेआम कर देने का हुक्म दिया और उनकी स्त्रियों और बच्चों को गुलाम बनाकर मध्य एशिया के व्यापारियों के हाथों बेच दिया गया। शहरों और गांवों को लूटा गया और उनमें आग लगा दी गई। असहाय कश्मीर की सरकार ने इन कारनामों का कोई विरोध नहीं किया, जिनके परिणाम स्वरूप वह जनता की सारी सहानुभूति और समर्थन खो बैठी। मंगोल हमलों के 100 साल बाद जैनुल आबदीन कश्मीर की गद्दी पर बैठा। उसे कश्मीर के मुसलमान शासकों में सबसे बड़ा माना जाता है। इस बीच कश्मीरी समाज काफ़ी बदल चुका था। मध्य एशिया के मुसलमान संत और शरणार्थी लगातार कश्मीर पहुंचते रहे। बारामूला का रास्ता उन्हें कश्मीर आने की सुविधा प्रदान करता था। एक और नई बात यह हुई कि यहाँ सूफी संतों की सुदीर्घ श्रृंखला का उदय हुआ। ये लोग ऋषि कहलाते थे। उनके व्यक्तित्व में हिंदुत्व और इस्लाम की कुछ विशेषताओं का समाहार था। कुछ तो उनके धर्म उपदेशों के कारण और कुछ बल का प्रयोग की वजह से आबादी का निचला तबका मुसलमान बन चुका था। सिकंदर शाह के शासनकाल 1389 ईस्वी से 1413 ईस्वी में ब्राह्मणों पर अत्याचार किया जाना शुरू हुआ। सुल्तान ने हुक्म जारी किया, या तो सभी ब्राह्मण और पढ़े लिखे हिंदू मुसलमान बन जाएं या घाटी छोड़कर चले जाएं। सुल्तान के हुक्म के मुताबिक हिंदुओं के मंदिरों को धूल में मिला देना था और सोने चांदी की प्रतिमाओं को गलाकर उनसे सिक्के ढालने थे। कहते हैं कि यह हुक्म राजा के मंत्री सुहा भट्ट की सलाह पर जारी किया गया, जिसने हिंदू धर्म का त्याग करके इस्लाम को अपनाया था और अब अपने पूर्व साधर्मियों को सता रहा था। जैनुल आबदीन 1420 ईस्वी से 1470 ईस्वी की गद्दी मसीनी के साथ ही यह स्थिति बदल गई। उसने
उक्त सभी आदेशों को रद्द करवा दिया। उसने कश्मीर छोड़कर चले जाने वाले सभी गैर मुसलमानों को समझा बुझाकर वापस बुलाया। जो लोग फिर से हिंदू धर्म में वापस जाना चाहते थे या जिन्होंने सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए मुसलमान होने का दिखावा किया था, वे अपनी इच्छानुसार चाहे जिस धर्म को मानने की छूट देती। उसने हिंदुओं के पुस्तकालय उन्हें वापस कर दिए और उन्हें पहले जो अनुदान मिलते थे उन्हें फिर से चालू करवा दिया। उनके मंदिर भी उन्हें वापस कर दिए गए। 100 साल से अधिक समय बाद अबू फजल ने लिखा है कि कश्मीर में 150 भव्य मंदिर हैं। संभवतः इनमें से सब अधिकांश जैनुल आबदीन के शासनकाल के नए सिरे से बनवाए गए हैं। जैनुल आबदीन ने सहिष्णुता और उदारता की नीति को अन्य क्षेत्रों में भी लागू किया। उसने जजिया और गोबर बंद करवा दिया और हिंदुओं की इच्छा का आदर करते हुए सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी। उसकी सरकार ने हिंदू कई ऊंचे पदों पर आसीन थे। उदाहरण के लिए श्रिया भट्ट न्याय विभाग का मंत्री और दरबारी वैद्य था। सुल्तान की पहली 2 रानियां हिंदू थी। जम्मू के राजा की बेटियां, उसके 4 बच्चों की माँ यही 2 रानियां थीं। उनकी मृत्यु के बाद उसने तीसरा विवाह किया। खुद सुल्तान काफ़ी पढ़ा लिखा था और कविता लिखता था। वह फारसी, कश्मीरी, संस्कृत और तिब्बती भाषाओं में पारंगत था। उसने संस्कृत और फारसी के विद्वानों को संरक्षण दिया। उसके आदेश पर संस्कृत की कई रचनाओं का फारसी में अनुवाद किया गया। इसमें महाभारत के अलावा कल्हड़ द्वारा लिखा गया कश्मीर का इतिहास राज तरंगड़ी भी थी। इस ग्रंथ का केवल अनुवाद ही नहीं किया गया बल्कि उसे अद्यतन भी बनाया गया। वह संगीत का प्रेमी था और जब ग्वालियर के राजा को इसकी जानकारी मिली तो उसने संगीत पर 2 दुर्लभ कृतियाँ उसे भेंट के तौर पर भेजी। सुल्तान ने कश्मीर को आर्थिक विकास की ओर ध्यान दिया। उसने 2 व्यक्तियों को कागज़ बनाने और जल्दसाजी की कला सीखने के लिए समरकंद भेजा। उसने कश्मीर में कई शिल्पियों को बढ़ावा दिया, जैसे पत्थर काटना और पत्थर पर पालिश करना, बोतल बनाना, स्वर्णकारी आदि। उसके साल बनाने की कारीगरी को भी बढ़ावा दिया, जिसके लिए कश्मीर आज भी इतना प्रसिद्ध है। कश्मीर में कट्टे बनाने और आतिशबाजी की कला का भी विकास हुआ था। सुल्तान ने बड़ी संख्या में बांध, नहरें और पुल बनवाकर कृषि को उत्तेजन दिया। वह एक उत्साही निर्माता भी था। जैनालंका उसकी अभियंत्रण इंजीनियरिंग संबंधी उत्कृष्ट उपलब्धि थी। यह वुलूर झील में तैयार कृत्रिम द्वीप था जिस पर उसका राजमहल और मस्जिद बनवाई गई थी। जैनुल आबिदीन को कश्मीर आज भी बड़ा शाह कहते हैं। वह कोई महान योद्धा तो नहीं था, फिर भी उसने लद्दाख पर मंगोल हमले को नाकाम कर दिया। उसने बाल्टिस्तान क्षेत्र, जिसे तिब्बती खुर्द कहा जाता था, को जीता और जम्मू, राजौरी वगैरह पर अपना नियंत्रण कायम रखा। इस प्रकार उसने कश्मीरी राज्य का एकीकरण किया। 15वीं सदी के घटनाक्रम के संक्षिप्त विवरण से स्पष्ट है कि क्षेत्रीय संतुलन भारत को न तो शांति दे सका न स्थिरता, परंतु क्षेत्रीय राज्यों ने सांस्कृतिक विकास में भरपूर योगदान किया। इन राज्यों में बहुधा स्थानीय परंपराओं के आधार पर स्थापत्य की स्थानीय शैलियाँ विकसित की गई। स्थानीय भाषाओं को भी प्रश्रय दिया गया। कुल मिलाकर इन राज्यों में उदारता और सांस्कृतिक एकीकरण की शक्तियाँ सक्रिय रहीं और कहा जा सकता है कि कुछ शासकों ने उस रास्ते पर पहला कदम बढ़ा दिया जिस पर अगली सदी में अकबर चला।